अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है कराची से शाजिया इकबाल ने। शाजिया इकबाल कहती हैं, आज जो मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूं ये उस वक्त की है जब मेरी शादी को अभी 6 या 7 महीने हुए थे। अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। ये उन दिनों की बात है कि जब मेरी शादी एक गली छोड़ के दूसरे मोहल्ले में रहने वाले आसिफ इकबाल से हुई। हम अलग एक किराए के घर में रहते थे और तकरीबन 6-7 महीने हुए थे कि एक बात में अक्सर रात को मुझे महसूस होनी शुरू हुई। पहली दफा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है। ये एक छोटा सा घर था, 2 कमरों पे मुश्तमिल था। उसका बरामदा था, आगे उसका सहन था और साइड पे बने हुए सहन के एक साइड पे वॉशरूम थे। तो मैं यही समझी कि मेरे शौहर यकीनन रात को बाथरूम के लिए गए होंगे। मेरी फिर से आंख लग गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा मैंने महसूस किया कि शौहर बिस्तर पर नहीं हैं। मैं फिर यही समझी कि वो वॉशरूम गए होंगे। लेकिन जब 3-4 दफा मुझे महसूस हुआ कि एक मखसूस टाइम और फिर मैंने घड़ी देखनी शुरू की तो मुझे पता लगा कोई तकरीबन ये रात के 2, सवा 2 या 2:30 बजे का टाइम होता है कि मेरे शौहर बिस्तर पर नहीं होते। बीवी को जब 4-5 दफा महसूस हो जाए कि शौहर बिस्तर पे नहीं है तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है कि कहां गए हैं इस वक्त ही। क्या इनको वॉशरूम एक मखसूस टाइम के लिए जाना होता है? और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा शौहर बिस्तर पर नहीं है तो दिल में पहले से एक बात चल रही थी। तो वो बजाय दोबारा सोने के कुछ देर के लिए जागना शुरू हो गई कि देखती हूं शौहर कितनी देर बाद आते हैं। और तकरीबन उनके शौहर आसिफ इकबाल कोई 1.5 घंटे बाद बिस्तर पर वापस आए। वो जाग रही थी। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए उनसे बोली, आप इतनी देर कहां थे? तो वो बोले, कहीं नहीं, बस ऐसे वॉशरूम गया था, खैर है सब? बोली, नहीं, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी, परेशान हो गई थी कि क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सो जाओ, कोई बात नहीं। आसिफ इकबाल बोले, सब खैरियत है। वो बोली, मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूं आप बिस्तर पर नहीं होते, आज इसलिए मैं जाग रही थी। तो वो बोले, अच्छा भाई इस पे सुबह बात कर लेंगे ना, अभी सो जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। वो सो तो गई, लेकिन अब मुसलसल वो ये सोच रही थी ये कहां जाते हैं। और ऐसी ही एक रात जब शौहर अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे, शाजिया की आंख खुली तो उसने देखा शौहर नहीं है। ये जो घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, इसी के सहन में ही एक सीढ़ियां थीं जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। छत पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, ये बिल्कुल खाली था। उसके अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी और थोड़ा सा कुछ सामान पड़ा हुआ था। ये 2 मियाँ बीवी थे, शादी को अभी 6 महीने हुए थे, इसलिए उनको उस कमरे की ज़रूरत ही नहीं थी। इस किराए के मकान पे उस कमरे को उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था। हाँ, कभी कभी उनका दिल करता तो शाम के टाइम वो ऊपर उसी कमरे में मियाँ बीवी जाके, वैसे कभी कभी शौहर ज़्यादातर बैठ जाते। शाजिया जब अपने बिस्तर से उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसने दूसरे कमरे में देखा शौहर को, तो वो दूसरे कमरे में भी नहीं थे। वो चलती हुई बरामदे में आई, पूरे बरामदे को देखा। वो आवाज पैदा नहीं करना चाहती थी, दबे कदमों जा रही थी कि देख सके शौहर कहां हैं। तो वो चलती चलती बाथरूम तक गई, बाथरूम भी खोल के देख लिया, बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं। ये कहां गए हैं? उसके ज़हन में एकदम ख्याल आया, कहीं ऊपर छत पे तो नहीं है। वो चलती हुई ऊपर छत की तरफ जाना शुरू हो गई। सीढ़ियों पे कदम रखती हुई वो जैसे ही छत पे पहुंची तो उसको एक एहसास हुआ जैसे ऊपर उस कमरे से हल्की आवाज में बोलने की आवाज आ रही है। वो दबो कदमों, इस अंदाज में दबे कदमों चलती हुई जा रही थी कि अगर कमरे से आवाज आ रही है तो उनको अंदाजा ना हो सके कि मैं बाहर मौजूद हूं। और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो उसका वहम बिल्कुल सच में बदल गया। अंदर
उसके शौहर आसिफ इकबाल की और एक लड़की की बातें करने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब है ये जो रोज गायब होते हैं किसी लड़की से आगे रात के इस वक्त मिलते हैं। उन्होंने अपने कान दरवाजे के साथ इस अंदाज में टिका दिए कि वो सुन सकें अंदर क्या बातें हो रही हैं। हाँ, वो दोनों बातें तो कर रहे थे लेकिन क्लियर समझ नहीं आ रही थी बातें कि वो क्या बातें कर रहे हैं, सिवाय इसके कि इतना अंदाजा था एक लड़की बोलती है और उसके बाद उसका शौहर जवाब देता है, और जब शौहर बोलता है तो फिर लड़की सुनती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आवाज इतनी धीमी थी कि उसको सुनाई कुछ ना दिया, लेकिन यह पक्का पुख्ता यकीन हो गया शौहर किसी लड़की के साथ है। उसी लम्हे उसके वजूद के अंदर एक अजीब सी कैफियत हो गई। एक बीवी जिसकी नई नई शादी हुई हो और वो ये देख ले, महसूस कर ले कि उसका शौहर रात के पहर रोज गायब होता है और कहां जाता है, और आज उसने रंगे हाथों तकरीबन पकड़ लिया था, अंदर एक लड़की भी मौजूद है, तो उसकी क्या कैफियत होगी। वैसी ही शाजिया की कैफियत थी और वो गुस्से से भरी हुई खड़ी हुई थी। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया दरवाजा खुल गया। अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा शौहर उसका अंदर कमरे में पड़ी हुई चारपाई पे लेटा हुआ है। और शाजिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने अपनी बीवी को देख के वो उठकर बैठ गया और अपनी बीवी से बोला, सब खैरियत है, क्या हुआ है? तो वो गुस्से में भरी खड़ी थी और बोली, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, किसके साथ थे आप अंदर? बोला, शाजिया क्या हुआ है तुम्हें? किसके साथ? कौन? आप? मैंने अपने कानों से सुना है आप किसी लड़की से बात कर रहे थे। उसका शौहर इर्द गिर्द देखना शुरू हो गया, लड़की? कहां है लड़की? और वो भी इस बात पे हैरान थी कि कमरे में सिर्फ अभी तक उसको आवाज सुनाई दी थी लड़की की, अब जब वो दाखिल हुई तो कमरे में लड़की का तो वजूद ही नहीं था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे, उसको क्लियर नजर आ रहा था, फिर भी वो नीचे बैठी। उसने चारपाई के नीचे देखा, इतना तो सामान था ही नहीं, छोटा सा कमरा था, खाली था। उसने सारे कमरे को छान मारा, वहां पे कोई भी नहीं था। तो शौहर उठ के खड़ा हुआ, भाई क्या हो गया है? मेरा दिल अजीब सा बेचैन सा हो रहा था, तो मैं नीचे से उठ के ऊपर आ गया कि चलो कुछ देर मैं ऊपर सो जाता हूं। तो ऊपर अगर मैं लेट गया तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई? तुम भी ना, चलो आओ मेरे साथ, नीचे सोते हैं। ये कहता हुआ वो बाहर की तरफ चला। अब कुछ देर के लिए शाजिया उसी कमरे में खड़ी है, देख रही है कि क्या माजरा था। मैंने तो क्लियर अपनी आंखों से देखा था। ऐसा भी नहीं है कि इस कमरे में टीवी लगा हो, टीवी चल रहा हो, और जब टीवी चल रहा होता है तो यकीनन सी बात है तब एक आवाज जो आपके कानों में पड़ती है वो टीवी की भी हो सकती है। वो इधर उधर देखती रही, कुछ भी नहीं था। दरवाजा उसने खुद ही खोला था। अगर कोई लड़की थी तो इतनी देर में कहां बाहर जा सकती थी? वो परेशान होकर कुछ देर वहां पे खड़ी और चलती हुई अपने शौहर के पीछे आ गई, लेकिन वो जा चुके थे। वो जब नीचे अपने कमरे में पहुंची, अपने बेडरूम में, तो देखा शौहर सोने के लिए लेट चुके हैं और वो उनके करीब जाके लेटी और उनसे बोली, मुझे आपसे पूछना है ये क्या माजरा था? वो बोले, भाई कोई माजरा नहीं था, बहुत शदीद नींद आ रही है, ऊपर भी इतनी मजे की नींद सोया था और तुमने मुझे जुगा दिया, सुबह काम पे भी जाना है, सो जाओ। ये कह के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में सो गया। शाजिया कुछ देर जागती रही, लेकिन आखिर उसको सोना तो था। आखिर सुबह उठ के नाश्ता भी उसने बनाना था। वो काफ़ी देर जागती रही और जब सुबह उसकी आंख खुली तो शौहर उठ चुके थे, नहा धो के फ्रेश हो गए थे, अब नाश्ते का इंतज़ार करने लगे थे। जल्दी से उठी, उसने नाश्ता वगैरह बनाया, शौहर ने नाश्ता किया। रात वाली बात अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी कि रात शौहर को उसने वाकई किसी लड़की से बातें करते हुए सुना था, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर अंदर नहीं था। यह हुआ क्या है? वो शौहर से पूछना चाहती थी, लेकिन शौहर जल्दी में थे क्योंकि आज ऑलरेडी वो खुद लेट उठी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। शौहर ने जल्दी से नाश्ता किया और उसको देर हो रही थी काम से, वो चले गए। अब जब वो अकेली बैठी सोच रही थी तो बार बार एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत थी। शौहर किसी से बात कर रहा था, क्लियर मैंने सुना था, किससे मैं नहीं जानती, लेकिन वो एक लड़की की आवाज थी
और वो दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुछ लफ्ज मेरे कानों में भी पड़े थे। ये हुआ क्या है? सोचते सोचते दोपहर हो गई और दोपहर को शौहर खाना घर में खाने के लिए आता था। पास ही जगह थी जहां पे वो काम करता था। पैदल जाता और पैदल आता, तो वहां से चलता हुआ वो घर आ जाता, खाना खाता और खाना खा के फिर से काम पे चला जाता। उसने दिन का खाना बनाया और जैसे ही दिन का उसने खाना बनाया तो वो, अब टाइम था शौहर के आने में, तो बिस्तर पर लेट सी गई उन्हीं बातों को सोचते हुए कि एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं उस कमरे को दोबारा तो जाके देखूं ऊपर, कि जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो लड़की को भी अंदर होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं थी? वो आराम से दोबारा चलती हुई ऊपर छत को पहुंची। दिन का टाइम है, शौहर का खाने का टाइम। और जैसे ही उस कमरे के सामने पहुंची तो पहले तो ये देख के हैरान रह गई, दरवाजा बंद है। रात जब वो इस कमरे से बाहर आई थी उसने दरवाजा तो बंद नहीं किया था, लेकिन अब दरवाजा बंद था। और शौहर की एक बात उसको थोड़ी सी सच्ची भी लगी कि अगर शौहर के दिल में कोई चोर होता, वो लड़की के साथ था, तो वो अंदर से कुंडी भी लगा सकता था, लेकिन अंदर कुंडी भी नहीं लगी थी। खैर वो मुड़ने लगी तो उसने कहा एक दफा देखने में क्या हर्ज है। तो वो आराम से चलती हुई एक दरवाजा जो उसी कमरे का था उसके पास पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही सामने पड़ी हुई चारपाई पे रोशनी गई बाहर, सूरज की रोशनी, क्योंकि छत पे बना हुआ कमरा था। और जैसे ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया तो उसकी निगाह उसी चारपाई पे पड़ी। एक हसीनो जमील लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसका चेहरा बहुत ही हसीनो जमील था। और जब उसने दरवाजा खोला तो वो लड़की जाग रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला उस लड़की पे रोशनी पड़ी तो उसने आंखें खोल के लेटे लेटे सामने खड़ी शाजिया को देखा और शाजिया जैसे सकते में आ गई। उसी कमरे में एक लड़की मौजूद थी। वो लड़की जो शाजिया को कुछ सेकंड तक देखती रही, उठ के बैठी और उसके बाद अपनी जगह से खड़ी हुई और वो टिकटिकी बांधे शाजिया की आंखों में देख रही थी। वो शाजिया की आंखों में देखते देखते वहां से हिली और इस अंदाज में बाहर की तरफ जैसे कोई जानना चाहता है, इस अंदाज में चलती हुई शाजिया के करीब से ऐसे आराम से बाहर गुजर गई कि शाजिया जो सकते में, परेशानी में, टेंशन में और अजीब सी कैफियत में खड़ी थी, उसको रोक भी ना सकी। और जब उसने देखा वो तो बाहर निकल गई, एकदम से जैसे होश में आई और एकदम से मुड़ी, लेकिन इतनी देर में वो चली गई थी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। इतनी देर में वो सहन को अबूर, ऊपर बनी हुई जो छत थी उसको अबूर करके सीढ़ियों तक नहीं जा सकती थी। या उस लड़की ने उसको क्रॉस किया था शाजिया को और उसी लम्हे ही तो मुड़ गई थी। उसको तो 2 कदम के फासले पे होना चाहिए था। लेकिन जब शाजिया ने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो भाग के भी जाना चाहती तो भागने की आवाज आती, ये नामुमकिन था इतनी जल्दी वो दूर बनी सीढ़ियों तक पहुंचती, क्योंकि जब आप सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंचते तो आप 10-15 कदम चल के दरवाजे तक पहुंचते थे। वो तो अभी उसने जस्ट क्रॉस ही किया था उसको और गायब हो गई थी। वो घबरा गई। हां, ये अब अनहोनी बात थी, अजीब व गरीब खौफनाक बात थी। वो गायब हो चुकी थी। वो नीचे नहीं गई थी, इतनी जल्दी वो नीचे नहीं जा सकती थी। अब वो कांप रही थी, अब वो खौफजदा थी। और उसके बाद वो चलती हुई जब नीचे की तरफ आ रही थी तो बाहर दरवाजा कोई खटखटा रहा था। वो चलती हुई सीधा दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला देखा सामने उसका शौहर खड़ा है। और शौहर ने जैसे ही शाजिया को देखा तो एकदम से समझ गया। शाजिया के चेहरे पे हवाएं उड़ी हुई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बोला, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है, लेकिन वो समझ चुका था कुछ गड़बड़ है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। आसिफ इकबाल अपनी बीवी से बोला, शाजिया, तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है तुम बहुत परेशान हो, डरी हुई हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। वो बोली, ऊपर छत पे वो लड़की थी। एकदम से आसिफ के चेहरे पे
हवाएं उड़ गईं। वही आसिफ जब भी उससे वो पूछती थी आप रात को कहाँ जाते हैं, बात को टाल मटोल कर देता था। लेकिन अब जब उसने कहा ऊपर छत पे वो लड़की थी तो आसिफ का चेहरा भी अजीब सा हो गया और बोला कहाँ ऊपर? वो बोली उसी कमरे पे, मैं आप थोड़ी देर पहले ही ऊपर गई थी और जब मैंने दरवाजा खोला तो वो चारपाई पे लेटी हुई थी। आसिफ खामोश सा हो गया और वो बोला बहुत बुरा हुआ। एकदम से शाजिया बोली क्या बुरा हुआ? कौन है वो लड़की और उसका आपके साथ क्या चक्कर है? आसिफ बोला तुम्हें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या? मैं आपकी बीवी हूं आसिफ, आप मुझे कह रहे हैं मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए? मेरा शौहर रोज रात को उठ के ऊपर किसी लड़की के साथ जाके बातें करता है। आज उस लड़की को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और आप मुझे कह रहे हैं मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आसिफ ऐसे बोला जैसे कोई हारा हुआ खिलाड़ी हार मानने को तैयार हो जाता है। अगर उसने तुम्हें अपने आप को सामने ला के दिखा दिया है तो शायद अब मुझे भी अब बताना पड़ेगा तुम्हें। शाजिया इतना तो तुम जान चुकी हो, वो लड़की कोई इंसान नहीं है और अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता और कोई इंसान होती तो तुम जरूर मुझ पर शक करती। वह जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था और आज जिसको तुमने देखा है उसने जान के अपना आप तुम्हें आज दिखाया है, क्योंकि तुम कल रात ऊपर पहुंच गई थी और उसको पता लग गया था कि तुम बाहर आई हो और तुमने दरवाजा खोला है, तो तभी उसने जान के आज तुम्हें अपने आप को जाहिर कर दिया तुम्हारे सामने। वो तुम्हारे सामने जाहिर हो गई है और ये अच्छा नहीं हुआ। बस इतना समझ लो वो इंसान नहीं है। मुझे सब कुछ जानना है आपसे, शाजिया बोली। तो आसिफ बोला अभी तो मुझे काम से देर हो रही है, रात को जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सब कुछ तफसील से बता दूंगा। उसने खाना खाया और खाना खा के वो घर से चला गया। आसिफ अपने माँ बाप के साथ एक घर में जहां सारे मिलजुल के रहते थे वहीं रहता था और जब शादी उसकी नहीं हुई थी वो काम के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे उन दिनों में जा रहा था, उसको काम नहीं मिल रहा था। वहीं पे उनके घर से कुछ ही फासले पे छोटी छोटी पावर लूम्स बनी हुई थी। ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां उन्होंने लगा रखी थी लोगों ने अपने घरों के अंदर, जहां ऊपर या नीचे वो खुद रहते थे और एक हिस्से के अंदर उन्होंने फैक्ट्रियां बना रखी थी, छोटी छोटी पावर लूम्स, जहां पे कपड़ा बनता था। धागे लगाए जाते और 3-4 यूनिट लगा दिए जाते, मशीनरी लगा दी जाती और वहीं पे कपड़ा बन रहा होता। अब वहां पे एक बंदे की जरूरत होती, एक सुबह और एक शाम को। अब उस काम को सीखने के लिए भी आपको हुनर आना चाहिए। आसिफ इकबाल काफी इधर उधर घूम के जब थक हार गया और कहीं से काम ना मिला तो वहीं पे ही उसको एक दोस्त के तवस्सुस से मुझसे मिलने के लिए गया। तो उसका दोस्त वहीं पे खड़ा काम कर रहा था, उसके साथ बातें करता रहा और देखता रहा। उसको बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा। उसने कहा ये 3-4 मशीनें होती है, धागा टूटता है और इस तरह ये होता है, इनको खड़े होकर देखना होता है और कहीं मसला आ जाए तो ये करना होता है। और 2 लोग काम करते हैं, एक सुबह की टाइम पे होता है और एक रात सारी काम करता है। उसके बदले इतनी उजरत मिल जाती है। और आसिफ ने भी वो काम शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में शाजिया दूसरी मोहल्ले में रहती थी। आसिफ का उसी गली से आना जाना होता था और जब वो वहीं से आ जा रहा होता तो उसकी पहली दफा निगाह जब शाजिया पे पड़ी और शाजिया ने भी आसिफ को देखा तो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख के मुस्कुरा पड़े। होंठों पे तो मुस्कुराहट नहीं थी लेकिन आंखों ने आंखों को पढ़ लिया था। आंखों में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक, एक ऐसी मुस्कुराहट आई थी, पसंदीदगी की मुस्कुराहट। और यूं वो दोनों अब जब भी गुजरते एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ते। पता ही ना चला कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
और एक दिन आसिफ ने गली में रुक के देखा, इधर उधर कोई नहीं, तो शाजिया से बोला, आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी की जीवन साथी बने। शाजिया ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, मुझे खुशी होगी आपकी जीवन साथी बन के। और यूं मुलाकातों का सिलसिला घर वालों तक पहुंचा। आसिफ इकबाल के वालिदैन रिश्ता लेकर शाजिया के घर पहुंचे। एक गली का ही तो फर्क था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों बहुत अच्छी फैमिली थी, और यूं फौरन ही ये रिश्ता तय हो गया और आसिफ की शाजिया से शादी हो गई। लेकिन वो घर अब छोटा पड़ रहा था। आसिफ कमा रहा था, उसको अब एक अलग घर की जरूरत थी। तो माँ बाप ने उसको खुद ही खुशी से कहा, तुम बेटा एक घर ले सकते हो, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें एक अलग घर लेना चाहिए। और यूं आसिफ ने ही एक घर किराए पर ले लिया था, 2 कमरों पर मुश्तमिल, जिसका किराया भी मुनासिब था, और दोनों मियां बीवी वहां पे शिफ्ट हो गए थे। ये सारी बातें आसिफ के जाने के बाद शाजिया बैठी सोच रही थी, कैसे उसका आसिफ के साथ रिश्ता हुआ था, कैसे दोनों मियां बीवी बन के इस घर में आए थे, और इस घर में आके एक ऐसी अजीबो गरीब सिचुएशन हो गई थी कि उसका शौहर रात को किसी लड़की से बातें करता था, और वो लड़की रात को इसलिए भी उसको नजर नहीं आई थी, उसका शौहर सच कह रहा था कि जब उसने कान लगा के सुना था तो अंदर तो बातें करने की आवाज आ रही थी, जब दरवाजा खोला था तो अंदर कोई भी नहीं था। सच है, वो इंसान नहीं थी, तभी गायब हो गई थी, वरना कोई इतनी जल्दी कहां जा सकता है। लेकिन जब वो दिन को उसको देखने के लिए गई तो वहां पे जान के मौजूद थी, अपना आप शाजिया के सामने जाहिर कर सके कि देखो मैं कितना हसीन हूं, और हां मैं मौजूद हूं, और तुम्हें क्रॉस करके देखो गई हूं, और तुम्हें जैसे ही क्रॉस किया है गायब हो गई। बेचैनी से इंतजार करती रही, यहां तक कि शौहर घर पहुंच गया। जब वो खाना खा चुके तो बोली, आसिफ मैं बेचैन हूं, मुझे सारी बात बताइए। आसिफ ने बीवी को बताना शुरू किया, शाजिया तो ये तो तुम जानती हो, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि शुरू में मुझे काम नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल काम था काम मिलना। लेकिन एक जगह पे दोस्त को मिलने गया और उसने काम करते हुए देखा, तो वो पावर लूम्स के अंदर जो कपड़ा बन रहा था मुझे अच्छा लगा, और मैंने वो काम सीख भी लिया। यूं मैं काम करने लगा। जो भी वहां पे काम करता, कुछ दिनों तक उसको दिन में काम करना होता, और फिर कुछ दिनों के बाद उसको रात में काम करना होता। वो छोटी छोटी पावर लूम दिन रात चलती, उनके मालकान ज्यादातर ऊपर ही रहते घरों के। मैं भी ऐसी ही एक मुख्तलिफ पावर लूम में काम करता रहता, और बाजू का ये होता कि जहां से पैसों की अच्छी ऑफर आती मैं शिफ्ट कर लेता। तमाम लोग ऐसा करते थे, पैसे बढ़े हुए कहीं कोई कहता यार मेरी तरफ आ जाओ, मैं ज्यादा पैसे दूंगा, तो हम उसको छोड़ के उसकी तरफ चले जाते, और ये आम सी बात थी उन पावर लूम्स में। वहीं पे एक नई जगह पे जिसके मालिक थे काजी रफीक साहब, उन्होंने आसिफ इकबाल को एक बहुत अच्छी अमाउंट की ऑफर की, तो वो उसकी तरफ चला गया और वहां पे काम करने लगा। तो ये दूसरा दिन था। काम के दौरान जब ये थक जाते थे तो पास ही होटल्स बने हुए थे, काफी पावर लूम्स थी जो दिन रात चलते थे। ये फैक्ट्री के काम को सारा बंद करके बाहर जाते, चाय शाय पीते, गपशप करते, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की ब्रेक लेते, खाना शाना खाते, वापस आ जाते। ऐसे ही आसिफ ने बताया कि शाजिया मैंने ब्रेक ली, मशीनें बंद की और मैं चलता हुआ होटल पे गया, तो वहीं पे मेरा एक दोस्त जिसका नाम था इनायत भी बैठा हुआ था। हाल अहवाल हुआ तो मुझे कहता है कि भाई तूने वो उधर से क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा यार इसलिए कि मुझे काजी साहब बड़े अच्छे पैसे दे रहे थे तो मैं उधर चला गया। तो एकदम से चौंका और बोला, काजी साहब? तू काजी साहब की तरफ काम कर रहा है? मैंने कहा हाँ, क्यों? तो बोला यार छोड़ दे, वो जगह बहुत भारी है भाई। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता है यार वो जगह पे कोई भी काम नहीं करता, तूने नोट नहीं किया काजी सबको इतना पैसे क्यों दे रहा है? इसलिए कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता, जो भी काम करता है भारी पड़ता है उसके ऊपर। मैंने कहा यार खुल के बता, मैं समझा नहीं हूं। ओ भाई वो जगह बहुत भारी है, जो भी किया है ना वहां पे इतना शदीद डरा है कि उसने काम करने से इनकार कर दिया है।
और तू वहां पे काम कर रहा है, यार पागल हो गया है, छोड़ उस जगह को। और मैंने कहा यार मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, ये जिन भूत चुड़ैलें ये क्या होते हैं, मेरा मेरा इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा। मेरी ज़िंदगी में तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं डरूं कि जिन से या भूत से, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। वो मुझसे बोला बहरहाल देख ले, मैंने तुझे बता दिया, वहां से जितनी जल्दी हो सके काम छोड़। खैर हम बैठ के चाय शाय पी, ब्रेक खत्म हुई, मैं वापस आया और मैं आके जैसे ही मैंने मशीनें ऑन की तो पहली दफ़ा काम करते हुए मैं अकेला था। मेरे दिल में आया कि ये उसने क्या बातें की हैं, यहाँ पे ऐसा क्या है। ठीक है मुझे आए हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन क्या है ऐसा। मैं ऐसे काम ही कर रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई विस्परिंग करता है, सरगोशी करता है, आसिफ आसिफ, मेरा नाम पुकारा जा रहा था। मैं एकदम से चौंका और मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन मुझे कुछ नजर तो नहीं आया था। तो मैंने कहा हो अगर कोई है तो मैं क्या करूं। मैंने फिर से अपना काम जारी कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर से काम में ऐसा मसरूफ हो गया कि मुझे कुछ भी याद ना रहा। काम किया और वापस आ गया। ये रात की मेरी शिफ्ट थी, मैं रात को काम करता था। ये मेरी तीसरी रात थी कि मैं जब काम के लिए गया तो मैं खड़ा काम ही कर रहा था कि मैंने देखा दरवाजा खुलने और दरवाजा बंद होने की आवाज आई है। उसी लम्हे मेरे दिल में एक ख्याल आया जो मेरे दोस्त इनायत ने कहा था, इसका मतलब है तभी दरवाजा खुला है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। तो मेरे दिल में एकदम से एक बात आई, क्या मुझे डर जाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं क्यों डरूं, अगर कोई है भी सही, कोई जिन भी है तो अल्लाह की मखलूक है ना, हम क्या करें, उनसे क्यों डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। मैं अभी काम ही कर रहा था कि हवा हल्की हल्की चली तो मैंने सामने दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे दरवाजे के पीछे बकायदा कोई नजर सा आया। मेरी दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर मैं डरूंगा, डर का मुजाहरा करूंगा तो जो चीज भी होगी मुझ पर हावी होगी, मुझे उससे बात करनी होगी। मैं ऐसे चलता हुआ गया। मैंने कहा कौन हो तुम, जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। हाँ अंदर घबराहट थी, लेकिन मेरी जुबान पे लफ्जों में कॉन्फिडेंस था। मैं ये कहता हुआ जब करीब गया तो एक कहके की आवाज सुनाई दी और मेरा दोस्त इनायत दरवाजे के पीछे से निकल आया। वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और हंसता हुआ आया कि मैं तो चेक करने आया था भाई, तू डरता है कि नहीं, तू तो यार वाकई बड़ा बहादुर है। तो मैंने कहा हो यार, मैं समझा पता नहीं कौन सा जिन है, मैं तो किसी जिन से बात करने आया था। खैर तू किसी जिन से क्या कम है। वो बोला हाँ ये बात तो है, चल यार चाय लाया हूं तेरे लिए, चाय पीते हैं। हम दोनों ने चाय पी और चाय पी के वो चला गया। मैंने दोबारा से मशीनें ऑन की, अभी काम ही शुरू किया था कि अब मुझे इतना अंदाजा हुआ कि जिस तरह मैं पहले नहीं डरा, इतना शायद जहनी तौर पे तैयार हो चुका था। अब किसी चीज़ से भी पाला पड़ा तो मैं डरूंगा नहीं, और मैं जहनी तौर पे तैयार खड़ा काम ही कर रहा था कि मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की पास बनी हुई जो दीवार थी मेरी आंखों के सामने, उस जगह से आवाज आ रही थी, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। और मैंने उस दीवार की तरफ चौंक के देखा और जैसे उस तरफ देखा तो मेरी आंखों के सामने ही दीवार के अंदर से एक लड़की निकली, हसीन और जमील लड़की जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे, बहुत खूबसूरत थी। और वो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई और जैसे ही मेरे करीब वो पहुंची तो मैंने देखा उसी दीवार के अंदर से एक लड़के की आवाज आई और वो उसी तरह दीवार के अंदर से भागता हुआ आया और वो भी सीधा उसी लड़की के पास आया। उसके हाथ में खंजर था और उसने लड़की को खंजर मारने शुरू कर दिए। वो खंजर उसके पेट में मार रहा था और लड़की के पेट में जैसे ही पहला खंजर लगा उसका पेट लहूलुहान हो गया, खून बहना शुरू हो गया। और उसके बाद 2-3 वार उसने खंजर के किए और उसी तरह भागता हुआ वापस दीवार के अंदर चला गया। वो लड़की इस अंदाज में गिरने लगी कि मैंने आगे बढ़ के उसको थाम लिया। उसका जिस्म इतना हल्का फुल्का था जैसे रुई होती है, जैसे काटन होती है, इतना हल्का फुल्का हवा जैसा, रुई जैसा उसका जिस्म था। उसको मैंने थाम लिया और कुछ देर वो सिसकती रही, झटके लेती रही। उसका खून बहुत बह रहा था, लेकिन हैरत की बात थी वो खून ना ही मेरे जिस्म पे पड़ा और ना ही ज़मीन पे गिर रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद वो गिरी ज़मीन पे, मेरे हाथों में थी, फिर भी वो गिर गई और मैंने देखा वो गायब हो गई। मुझे झटका लग गया,
मुझे ना सिर्फ झटका लगा, मैंने उस वक्त मशीनें बंद की और काम रोक के मैं चला गया। अगले दिन मैं जो उस मालिक थे काजी साहब, उनके पास पहुंच गया, काजी रफ़ीक साहब। मैंने कहा काजी साहब मुझे काम नहीं करना। वो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं बस अब काम नहीं कर रहा। वो बोले पैसों का मसला है तो बताओ, मैं पैसों का मसला हल कर देता हूं, लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम भी डर गए हो? क्योंकि लोग मुझसे जेलस हैं, मुझे डराने के लिए, मुझे नीचे दिखाने के लिए, मेरे कारोबार को रोकने के लिए वो इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं कि जैसे वहाँ पे कोई जिन है या कोई चीज़ है। लोग डर जाते हैं जब आप इस तरह की किसी से बातें करते हैं ना, तो दिमाग में वैसे ही जिन भूत बैठ जाते हैं, तो उसको नज़र आ जाता है। खौफ एक ऐसी चीज़ है, लोग आपको ऐसी बातें बता के आपके दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं, और आपके दिल में जब खौफ पैदा हो जाता है तो आपको खुद ब खुद ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वहाँ पे काम करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं मदद करने को तैयार हूं। और वैसे भी मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुमने क्या कुछ देखा है? मैंने कहा हां, देखा नहीं, बहुत कुछ देखा है, तभी तो मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने मुझसे पूछा आसिफ एक बात बताओ, तुमने जिस चीज को भी देखा है क्या उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? मैं कुछ देर सोचता और बोला नहीं, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, हाँ उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया। तो मैंने कहा उसको किसी ने, काजी साहब बोले उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम अशरफुल मखलूकात हो, जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो क्या जिन सिर्फ इस घर में है? जिन तो हर जगह पे होते हैं, और जो जिन नुकसान पहुंचाए उससे जरूर डरना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर कोई जिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता तो उससे क्या डरना? बताओ क्या उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोले तो फिर तुम्हें किस चीज का डर? तुम्हें इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे कोई भी नहीं देता जितने मैं दे रहा हूं। और हां, मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं, इतने पैसे कोई और तुम्हें ऑफर कर दे, मैं इससे भी ज्यादा दे दूंगा। और ये लो, मैं तुम्हारे और पैसे बढ़ा रहा हूं। तुम काम करो, तुम बहादुर इंसान हो, तुम लोगों की बातों में ना आओ। और पहली दफा मेरे सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है आसिफ, तुम जैसा, जिसकी लफ्जों में उतना खौफ नहीं है जितना पहले लोग मेरे पास आते थे काम छोड़ने के लिए, बहुत खौफजदा होते थे। तुम बहुत बहादुर हो। मैं इसलिए तुम्हें ये लाइनें बोल रहा हूं कि काम करो। तुम उन जैसा नहीं हो जैसे पहले लोग थे, वो बहुत खौफजदा होते थे। और तुम जिस अंदाज में चल के चाबी देने आए हो, तो चाबी तक नहीं देते थे, भाग जाते थे। काम करो। मैंने कहा मैं आपको सोच के बताता हूं। मैं जब गया और घर की तरफ पैदल चलता हुआ जा रहा था, तो मैंने लगा कि इतने अरसे बाद काम मिला है, तनख्वाह भी ज़्यादा है, और ये उसने और भी बढ़ा दी है। वाकई अल्लाह की मखलूक है, उसने मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती तो मुझे काम करना चाहिए। काजी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की थी, हाँ जिस दिन तुम्हें वो नुकसान पहुंचाए, मैं खुद कहूँगा काम छोड़ देना। जब तक काम वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती तो तुम काम जारी रखो। और ये बात मेरे दिल को लगी थी। क्या उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैंने फैसला किया मैं काम जारी रखूंगा। और मैंने काम जारी रखा। 3-4 दिन मेरे बिल्कुल ठीक गुजर गए। एक दिन मैं उसी तरीके काम कर रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज आई, आसिफ पीछे देखो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वही हसीनो जमी लड़की जिसके पेट में किसने खंजर घोंपे थे, लहूलुहान होकर गायब हो गई थी, मेरे पीछे खड़ी थी। और एकदम मैं उसको देख के चौंक पड़ा कि इंसान था, डरना बनता है। मैं एकदम झटका लगा, लेकिन मैंने एकदम से कहा कौन हो तुम और क्यों आई हो यहां पे? तो वो मेरे पीछे से चलती हुई एक मशीन के करीब ऐसे जाके बैठ गई जैसे वो मशीन पे काम कर रही हो। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा और उसको जाता वहां तक देखता रहा। वो वहां तक गई और जाके बैठ गई। मैं भी चलता हुआ उसके करीब गया कि उसको अंदाजा हो मैं तुमसे डर नहीं रहा। वो मुझसे बोली सब मुझसे बहुत डरते हैं, तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डरे नहीं हो। तुम वापस आए हो। यकीन मानो, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा, पहली दफा देखते ही तुम पे दिल हार बैठी हूं। तुम बिल्कुल वैसे हो, वैसे जिससे मैं प्यार करती थी। मैंने कहा किससे प्यार करती थी तुम? उसके बाद उसने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा मैं एक लड़का जिसका नाम असगर था,
हम दोनों बहुत प्यार करते थे, इतना ज्यादा हम एक दूसरे को चाहते थे कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल असगर से बहुत मिलती जुलती है। एक वक्त ऐसा आ पहुंचा कि हम दोनों को लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना उसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। मैंने अपने घर वालों से और असगर ने अपने घर वालों से शादी की बात की, लेकिन दोनों के घर वालों ने इनकार कर दिया। हमारी शादी नहीं हो सकती थी। तभी हम दोनों ने फैसला किया कि हम भाग के शादी करेंगे और इस जगह से दूर चले जाएंगे। ये जगह जहां पे तुम काम कर रहे हो, पहले यहां पे कोई भी प्लाट घर नहीं था। ये खाली जगह थी जिसकी चार दीवारी हुई हुई थी, अंदर एक खाली प्लाट था। हम दोनों के छुपने के लिए बहुत बेहतरीन जगह थी। असगर ने मुझे टाइम दिया कि कल रात तुम इसी प्लाट में आके मुझसे मिलोगी। मैं भी अपने घर से जो कुछ उठा के लेके आ सका वो ले लूंगा, और तुम भी जो उठा के लेके आ सकती हो, ज्वेलरी वगैरह लेके आ जाना, हम यहां से भाग चलेंगे। जिस रात हम दोनों ने भागना था, मैंने घर के अंदर ज्वेलरी वगैरह निकाल के पहले ही छुपा दी थी, और जब मैं अपने घर से निकल पड़ी तो मुझे नहीं पता था, मेरा भाई जाग गया और उसको पता लग गया कि मैं जा रही हूं। उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। वो घर से खंजर उठा के निकला था। वो मेरा पीछा करते करते इसी प्लाट तक पहुंच गया। मैं जैसे ही असगर के पास पहुंची तो पीछे मेरा भाई भी पहुंच गया, और मेरे भाई ने देखते ही मुझे मेरे ऊपर खंजर से वार कर दिया। क्योंकि उसने वो पोटली भी देख ली थी, उसको अंदाजा हो गया था कि हम दोनों भागने लगे हैं। मेरे इस रिश्ते की सबसे ज्यादा बड़ी मुखालफत मेरे भाई ने ही की थी। जब घर के अंदर शादी की बात हुई थी तो मेरे भाई ने कहा था, असगर बहुत ही लफंगा लड़का है, मैं उससे कभी भी शादी नहीं होने दूंगा। और जब उसने दोबारा देखा कि मैं और असगर भागने के लिए रात के इस पहर पोटली समेत खड़े हैं, तो उसने मुझ पे पहले खंजर के वार कर दिए, और उसके बाद उसने असगर को भी खंजर मार के जख्मी कर दिया। असगर तो पहले ही खंजर खाते ही दूसरा खंजर अभी उसको आधा ही लगा था कि वो भाग पड़ा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा भाई खंजर मार चुका था कि मैं यहीं पे गिरी और मर गई। मेरे भाई ने मेरे इस मुर्दा वजूद को दफना दिया और सारे निशान मिटा दिए, और वो इस इंतजार में था कि जब तक ये राज नहीं खुलता वो असगर का पीछा करेगा और उसको भी मार देगा। लेकिन कुदरत की तरफ से शायद कुछ और ही लिखा था। असगर जो वहां से जख्मी होकर भागा था, वो इतनी तेज भागता जा रहा था कि उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसका कैसे कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। वो पहले ही जख्मी था, और जब कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो मारा गया। यूं मेरा भाई मुतमईन हो गया कि इस राज से कोई भी वाकिफ नहीं हो सकेगा कि मैंने अपनी बहन को मार के गाड़ दिया है। सबको यही लगा कि मैं भाग गई हूं। मैं जनूनी थी, असगर मेरा जनून था। मैं मरने के बाद फिर से भटक गई। मेरी आत्मा, मेरा हमजाद भटक गया। असगर तो मरने के बाद ऊपर चला गया, लेकिन मैं ना जा सकी। मैं बेचैन हो गई और इसी जगह पे भटकना शुरू हो गई जहां आज तुम खड़े हो। उसके बाद यहां पे एक बिल्डिंग बन गई, लेकिन मैंने इस जगह को नहीं छोड़ा। आज भी मेरा वजूद यहीं पे दफन है। हर आने वाले से बात करने की कोशिश करती, लेकिन सब मुझसे डर जाते और भाग जाते। किसी को भी सामने आके अपना आप दिखाती या किसी से आके हल्की सी बात भी करती, वो खौफजदा होते और जिन भूत समझ के भाग जाते। तुम वाहिद शख्स थे जिसके सामने मैं आई, तुमने देखा और तुम फिर उससे वापस आ गए। तो मैं समझी ऐसा बहादुर कोई और नहीं, असगर हो सकता है। वो बहादुर ही तो था। वो भागा नहीं था खंजर खा के, वो मदद के लिए गया था कि हम दोनों को बचा सके। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। सच बताऊं आसिफ, तुम्हारे अंदर मुझे असगर की शक्ल नजर आती है। तुम जैसे ही इस जगह पे आई हो, यकीन मानो मैं तुम पे दिलो जान निछावर कर बैठी हूं। मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, चंद घंटे तुमसे सिर्फ बातें करनी है। और क्या होगा अगर मैं आके 2-3 घंटे तुमसे बात कर लूंगी, दिल का बोझ मेरा हल्का हो जाएगा, तो क्या तुम्हें इससे तकलीफ होगी? मैं उसकी कहानी सुन के अजीब सा हो गया था और मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बोली,
तो मैं रोज आ जाया करूंगी, तुम्हारे साथ सिर्फ बातें करूंगी। यहां तक कहानी सुनाते हुए आसिफ अपनी बीवी की शाजिया की तरफ देखना शुरू हो गया और उसे बोला, मुझे नौकरी करनी थी, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। अगर कोई जिन, भूत, आत्मा या कोई रूह मुझसे बातें करना चाह रही है तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी, काजी साहब बहुत खुश थे कि उसकी जगह पे जहां कोई काम नहीं करता था, 2 दिन 3 दिन के बाद कोई ना कोई भाग जाता था, मैं वहां पे काम कर रहा था। और जब मैं काम के लिए जाता रात के टाइम, दिन को तो लड़का काम कर लेता था, रात को कोई नहीं जानता था। तो मैं जैसे ही रात को जाता तो थोड़ी देर के बाद वो वहीं पे आ जाती और हम दोनों बातें करते, मैं काम भी करता रहता। उसका नाम था सीमा। उसने अपना नाम सीमा बताया था। जैसे ही मैं उस काम पे जाता, सीमा भी वहां पे आ जाती। उसने हमेशा एक ही लिबास पहन रखा होता, उसने बाल खोले होते और वो मेरे साथ आके बैठ जाती। हम कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते थे और हम दोनों बातें करते, क्योंकि मेरे पास कोई हाथ से तो काम नहीं करना होता था, घूम के देखना होता था कि लूम जो हैं, पावर लूम चल रही हैं, रुकी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं आया, तो इसलिए मैं फ्री ही होता था। तो वो बातें करती रहती, मैं सुनता रहता और काम करता रहता। यूं वो मुस्तकिल मेरे साथ जुड़ सी गई। पैसे में जमा करता रहा, वालिदैन को भी पता था कि बेटा कमा रहा है, पैसे जमा कर रहा है। एक टाइम आया कि उन्होंने मेरी शादी का सोचा और यूं तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे को देखा और यूं वालिदैन ने शादी के लिए रिश्ता भेजा, रिश्ता कबूल हो गया और हम इस घर में आ गए। शाजिया जब मैं शादी करने लगा था तो उसने मुझे सख्ती से लड़ाई की थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैंने उसे कहा था, ये कैसे पॉसिबल है? तुम एक इंसान तो नहीं हो कि तुमसे मैं शादी कर सकूं। तुम इंसान होती तो एक और बात थी, तुम एक रूह हो, एक हमजाद हो। मैं कैसे एक रूह या हमजाद से शादी कर सकता हूं? हाँ, तुमसे बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक गोश्त पोश्त के इंसान से शादी तो करनी है, अपनी नस्ल को बढ़ाना है। और बड़ी मुश्किलों से आखिरकार वो मान गई और मैंने इस शर्त पे शादी कर ली कि उसने कहा कि तुम मेरे लिए 2 घंटे रोज निकाला करोगे। और मैं जानता था कि अब वो पीछे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं 2 घंटे तुम्हारे लिए निकालूंगा। और मैंने सिर्फ उससे रिश्ता नहीं बनाया था, अपने काम को जारी रखने के लिए। पैसा अच्छा मिल रहा है, शादी करनी है, इसलिए उसके साथ गपशप करता था। मैं नहीं जानता था वो ऐसी जुड़ जाएगी मेरे साथ कि अब मुझे उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। और उसकी शर्त यह थी कि मैं रोज उससे बात करूं। और यूं शादी से बाद जब हमने अलग घर ले लिया और मैं दिन को अब काम करता हूं, रात को आ जाता हूं, क्योंकि काजी साहब का जो वो मकान है, अब और भी लोग काम करने को इसलिए तैयार हो गए हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे किया। इतना अरसा जब मैंने काम किया तो हर जगह पे फैल गया कि अब वो भूत वहाँ से चला गया है। और वैसे भी मैंने सीमा से कह दिया था, आप किसी और को तंग मत करना। किसी को भी वो तंग नहीं करती थी, इसलिए कोई भी काम करने को वहाँ पे तैयार था। लेकिन मैं शर्त के मुताबिक जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो रोज़ रात को उठता और ऊपर उस कमरे में चला जाता और वो बैठकर मुझसे बातें करती। वो एक रूह है। मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। मेरे दिल में मोहब्बत बीवी के लिए है। खुदा जानता है, मैंने उस रूह से सिर्फ इसलिए राब्ता रखा कि मुझे वहां पे काम करने दे। लेकिन वो शायद भटकती हुई बेचैन रूह थी जो मरने के बाद जा नहीं सकी, भटक गई। अब वो अपना आप किसी के सामने जाहिर करती तो सारे डर जाते। जब उसने मेरे सामने जाहिर किया तो डरा मैं भी, लेकिन मैं इतना नहीं डरा जितना बाकी डरते थे। तो इसलिए वो मेरे साथ अटैच हो गई। तुम्हें इस राज से ना पता लगता तो ज्यादा अच्छा होता। अब मसला ये है, कल रात तुम आई, तुम्हें उस राज से पता लग गया और उसने आज जान के अपना आप तुम्हारे सामने जाहिर किया, दिखाने के लिए कि मैं हूं। पहले वो मुझे शादी नहीं करने देना चाहती थी और अब जब इस राज से तुम वाकिफ हो गई हो, आगे क्या होता है मैं नहीं जानता। और यूं वो बातें बताकर सो गया। सुबह उसने काम पे जाना था, लेकिन शाजिया बिस्तर पे करवटें बदल रही थी। जो कुछ वो सुन चुकी थी ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक था। वह जागती रही, जागती रही, जागती रही। उसको नींद ही नहीं आ रही थी कि रात के 2 बजे तो उसने देखा शौहर उठने लगा है। उसने आंखें बंद कर लीं। जान चुकी थी शौहर के जाने का टाइम है, शौहर ऊपर जा रहा है, उसी
बदरू सीमा के पास। शौहर उठा। पहली दफा ऐसा था कि वो रोज उठता था तो बहुत एहतियात से आराम से देख के कि बीवी जाग न जाए। आज वो बेफिक्र होकर उठा क्योंकि जानता था बीवी उस राज से वाकिफ हो चुकी है, और धड़ल्ले से चलता हुआ वो दरवाजा खोल के सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। शाजिया ऊपर नहीं गई, जानती थी ऊपर सीमा होगी, वही लड़की जिसको मैंने देखा था। और वो सोचना शुरू हो गई कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, क्या किया जाए। इसका तो एक ही हल था, किसी आमिल से राब्ता किया जाए, ऐसे आमिल से जो बहुत पहुंचा हुआ हो और वो इनकी जान छुड़वा दे। शाजिया उस रात सो ना सकी। शौहर वापस आया, उसने आंखें बंद कर लीं जैसे वो शौहर को दिखा रही हो मैं सोई हुई हूं, लेकिन वो जाग रही थी। शौहर आया, वापस आके सो गया, और जब सुबह हुई उसने नाश्ते पे पूछा, क्या आप दोनों के बीच में कोई ताल्लुक है? उसने कहा नहीं, वो एक रूह है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। शाजिया चुप चुप सी थी। उसने नाश्ता किया और वो चला गया, और शाजिया सोचती रही, मुझे इससे छुटकारा हासिल करना है, कुछ भी हो मुझे जाना है, इससे जान छुड़वानी है। दिन को जब शौहर खाना खाने आया तो अपने शौहर से बोली, मैंने एक आमिल का पता करवाया है, कुछ दिनों तक पता लग जाएगा, उस आमिल के पास हम दोनों जाएंगे, वो आमिल इस बदरू से हमारी जान छुड़वा देगा। बेशक वो एक बदरू है, एक लड़की है, एक रूह है, इंसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मेरे शौहर के साथ बैठ के बातें करे, और वैसे भी किसी इंसान को किसी रूह से जान ही छुड़ानी चाहिए। आसिफ बोला, हां ठीक है, कुछ दिनों तक चलते हैं। कुछ दिनों के बाद आसिफ जब घर आया तो वो काफी परेशान था। शाजिया ने उसके चेहरे को देखते ही कहा, सब खैरियत है ना, परेशान क्यों है? उसने कहा, शाजिया उसने मुझे कह दिया है कि तुम्हारी बीवी आमिल के पास जाना चाहती है, तो उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि तुम्हारे पास 10 दिन है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, टोटल 10 दिन है, 7 दिन के बाद मैं काम शुरू कर दूंगी, सिर्फ 10 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बीवी को तलाक दो। वो मुझसे डिमांड कर रही है कि मैं तुम्हें तलाक दूं। शाजिया एकदम से घबरा गई, ये आप क्या कह रहे हैं? आसिफ बोला, घबराओ मत, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और उस प्यार की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। आज भी मेरा प्यार उतना है, उससे पहले से ज्यादा हुआ है, घबराओ मत, मैं कोई ना कोई इसका हल निकाल लूंगा। अब शाजिया और तेज कोशिश करने लगी किसी आमिल का बंदोबस्त कर सके, और 3 दिन बाद आसिफ के दिमाग में ख्याल आया, फलां जगह पे एक आमिल है, उसके पास मुझे जाना चाहिए। दिन गुजरते जा रहे हैं, 7 दिन 10 दिन गुजर जाएंगे, और वो जो कहती है करके दिखाती है, वो पावरफुल है, मुझे जाना चाहिए। चौथे दिन, तीसरे दिन उसने सोचा, और चौथे दिन अपने उसी दोस्त की तरफ जाने लगा जो उसको आमिल के पास लेके जाता। वो पैदल जा रहा था, जैसे ही सड़क के दरमियान में पहुंचा, सड़क क्रॉस करने के लिए, तो उसने दोनों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। वो आगे जैसे ही बढ़ा, कहां से एक मोटरसाइकिल वाला आया, और उसने आके इतनी जोर से उसको टक्कर मारी कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसको उठाया, उठाकर उसको अस्पताल ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको देखभाल की, उसको पट्टियाँ शट्टियाँ बांधी। उसकी हड्डियाँ टूटी तो नहीं थी, लेकिन चोटें आई थीं। इतनी गहरी चोटें नहीं आई थीं, सिर्फ चोटें आई थीं। जब वो घर आया तो उसने पट्टियाँ बांधी हुई थीं, उसके चेहरे पे भी पट्टियाँ थीं, बाजू पे थीं। बीवी एकदम से परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। वो बोला, कुछ नहीं, बस पता नहीं कोई पागल आ रहा था, उसको नजर नहीं आया, उसने मुझे बाइक पे आके टक्कर मारी और मैं गिर गया हूं। उसने बीवी को नहीं बताया कि वो आमिल के पास जा रहा था, और आमिल के पास जाने की वजह से यह हुआ है। अब चोटें इतनी थी कि वो बेड रेस्ट पे आ गया, अब वो काम पे नहीं जा सकता था। उस सीमा ने उसको जान के टक्कर मरवाई थी और बेड रेस्ट पे पहुंचाया था कि काम छोड़ो, पहला काम यही करो, शाजिया को तलाक दो। वो शदीद परेशान था। उधर से वो परेशान थी कि मैंने आमिल का सोचा क्या है कि उस सीमा ने यहां तक धमकी दे दी है कि अब ये आमिल के पास जाएगी, तुम्हें अब इसको तलाक देनी होगी। तो अब वो सीमा चाहती है कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। वो रब से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रही थी। शाम का टाइम था, आसिफ अंदर सो चुका था। दरवाजा किसी ने खटखटाया।
कौन आया है। वो चलती हुई दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक सफ़ेद चुगा पहने हुए, हाथ में डंडा लिए हुए, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक फ़कीर खड़ा है। फ़कीर बोला, बच्चा, फ़कीर भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? वो बोली, हाँ बाबा, क्यों नहीं मिलेगा, आप अंदर आइए, आइए अंदर। वो ऐसी उलझी हुई थी, ऐसी परेशान थी, बाबा को लेकर अंदर आ गई। सहन में पड़ी हुई चारपाई पे कहा, बैठिए, मैं आपको खाना ला के देती हूं। वो फकीर चारपाई पे बैठ गया, वो खाना लेके आई। उसने फकीर के सामने बड़े अदब के साथ खाना रखा, पानी रखा। जब फकीर थोड़ा सा ही उसने खाना खाया, पानी पिया और उसके बाद आंखें बंद करके खड़ा हो गया और ऊपर की तरफ ऐसे देखना शुरू हो गया और ऊपर ऐसे छत को ऐसे हवा में देखता रहा। उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई और उसकी आंखें जैसे ही लाल हुई तो वहीं पे खड़े खड़े बोला, अच्छा तू है, तू इनको तंग करना चाह रही है, तू इनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। मेरे होते हुए तू नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये बशर हैं और तू खबीस बदरू। नहीं। फिर ऐसे चुप कर जाते जैसे उसकी कोई बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोली, बाबा क्या हुआ? बोले, एक खबीस बदरू ने तुम्हारे घर पे डेरा डाल रखा है, उसी ने तुम्हारे शौहर को नुकसान पहुंचाया है। और शाजिया हैरान हो गई, फकीर को कैसे पता लगा कि मेरे शौहर को नुकसान पहुंचा है? वो तो अंदर लेटे थे। ना सिर्फ ये पता लगा नुकसान पहुंचा, यहां तक पता लग गया क्या था, इस आत्मा ने, इस बदरूह ने नुकसान पहुंचाया है और अब वो तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जान से मारना चाहती है। यह खबीस बदरू है, जिद्दी बदरू है। जाओ पानी का जग लेके आओ। वो भाग के गई, पानी का जग लेके आई। वो फकीर उसके ऊपर पढ़ते गए और उसको आंखें खोल के ऐसे देखना शुरू हो गए जैसे उस पानी पे कुछ नजर आ रहा। वो शाजिया दूर खड़ी देखती रही जग पे, उसको तो सिवाय पानी के कुछ न नजर आया, लेकिन वो फकीर सारा कुछ देखते रहे और पढ़ के उसके ऊपर फूंका और उसके बाद कहा, वो जिससे प्यार करती थी वो उससे जुनून की हद तक करती थी। वो मर तो गई लेकिन जा न सकी, उसकी आत्मा वहीं पे फंस गई। अब वो तुम्हारे शौहर के पीछे लग चुकी है, कभी भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है और वो अब चाहती है तुम्हारा शौहर तुम्हें भी छोड़ दे। और वो अगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा तो वो तुम्हारे शौहर को भी जान से मारेगी और तुम्हें भी जान से मारेगी। उसने तुम्हारे शौहर को डराने धमकाने के लिए ये वाली चोटें लगाई हैं ताकि काम छोड़ के वो घर लेटा रहे और तुम्हें तलाक दे सके। लेकिन बच्चा, परेशान मत हो, मैं हूं ना। और उसके बाद उन्होंने वही जो पानी पड़ा था उसको उठा के पूरे घर के ऊपर छींटे मारने शुरू कर दिया और एकदम से खड़े हो गए पढ़ना। और उसके बाद बोले, अरे खबीस बदरू, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू चाहती है कि मैं तुझे अभी अभी जलाकर भस्म कर दूं या फिर यहां से इतनी दूर चली जा कि तेरी परछाई भी यहां पे ना पड़ सके। और याद रख, मैंने जो पढ़ दिया है इस घर पे छिड़क दिया है और यही घर के दो फर्द इस पानी को पी लेते हैं और ये पिएंगे इस पानी को, और इन दोनों ने इस पानी को पिया और तू फिर इनके करीब भटकी तो याद रखी, तू जल के भस्म हो जाएगी। और उसके बाद पढ़ते रहे और फूंक मारी पानी के ऊपर, पानी का छिड़काव किया पूरे घर के ऊपर और कहा, जगाओ अपने शौहर को। उसने फौरन अपने शौहर को जगाया, कहा, पियो मेरे सामने दोनों पानी। दोनों ने पानी पी लिया और उसके बाद बोले, अब पानी तुम्हारे अंदर चला गया है, वो खबीस बदरू तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आएगी, आएगी तो जल के भस्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने पानी पे देख लिया था, वो जिद्दी बदरू है, वो छोड़ने वाली नहीं थी, वो फिर तुम लोगों को तंग करती। तो मैंने इसलिए ऐसा मंत्र पढ़ दिया है कि ऐसा कुछ पढ़ दिया है कि अब वो अगर तुम्हारे करीब या तुम्हारे शौहर के करीब भी आई तो उसको आग लग जाएगी। चलता हूं बच्चा, परेशान मत होना। आसिफ बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो बोले, सब जानता हूं बच्चा। फकीर के जाने का वक्त हुआ। फकीर कहीं से गुजरता है तो कुछ देख लेता है, तो तुम्हारे घर के ऊपर मंडलाते इन सायों को देख लिया था कि दोनों मियां बीवी इंतहाई नेक और अच्छे इंसान हो, रहम दिल इंसान हो, लोगों से प्यार करने वाले इंसान हो, लेकिन तुम्हारे घर पे डेरे थे उसी मखलूक के, फकीर ने देख लिए थे।
जाओ बच्चा, अब कुछ नहीं होगा। फकीर उनको दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। वो दोनों मियां बीवी पानी पीते रहे। और आज रात आसिफ सोच चुका था कि क्या मैं ऊपर जाऊं या ना जाऊं। तो उसको बीवी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने कहा, नहीं, कोई नुकसान ना हो जाए। उसने कहा, जीना भी साथ है, मरना भी साथ है, उठो। उन दोनों ने पानी पिया और पानी के पीने के बाद वो दोनों चलते हुए ऊपर छत पे पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। उन दोनों ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला तो आसिफ आगे बढ़ा और शाजिया पीछे रुक सी गई कि क्या होता है। आसिफ जैसे ही अंदर गया, इधर उधर देखता रहा, किसी चीज को भी ना उसने महसूस किया और बोला, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कहां हो सीमा, सामने आओ। कोई भी नहीं था। वो काफी देर वहां मौजूद रहा, बीवी भी मौजूद रही, कोई लेकिन कुछ भी ना हुआ। वो दोनों आधा घंटा इंतजार करके नीचे आ गए। कभी भी ये नहीं होता था। वो जाता था और 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर सीमा आ जाती थी। अगले कई दिन तक वो दोनों सीमा को ढूंढते रहे, लेकिन सीमा का कहीं कोई पता नहीं था। तभी शाजिया ने कहा, वो बुजुर्ग, वो बाबा, वो फकीर सही कह गया था, नहीं आएगी। जानती है उसका दिया हुआ हम पानी पी रहे हैं। और वो दोनों मुसलसल पानी पीते रहे। और उसके बाद शाजिया कहती है, हमारी जिंदगी से सीमा हमेशा के लिए चली गई थी। उसके बाद मेरे शौहर को कभी भी महसूस नहीं हुई। मैंने तो सिर्फ उसे एक दफा देखा था। वो बहुत हसीन और जमील थी, इसमें कोई शक नहीं। जब वो जिंदा थी उस वक्त कैसी थी, शौहर का कहना यह था जैसी वो नजर आती है हसीन और जमील, ऐसी ही थी। लेकिन उसके बाद फिर वो कभी भी हम दोनों को नहीं नजर आई और हमारी जिंदगी खुशहाल गुजरती रही। हमारे बच्चे हो गए, अब तो बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं। लेकिन शाजिया जिनकी ये कहानी है, वो कहती हैं कि आज भी मैं उस वाक़ये को याद करती हूँ तो जिस्म के अंदर एक झुरझुरी आ जाती है और उस फ़कीर, उस बुज़ुर्ग के लिए दिल से ढेर सारी दुआएं निकलती हैं।